नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जिन बच्चों का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हुआ है, उनके लिए बहुत-बहुत बधाई। लेकिन अब जो चुनौती है कि किस प्रकार से जो मेंस के पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एस्से और साथ में हिंदी का पेपर है, उसको किस प्रकार से आप तैयार करें जिससे कि आपका अंतिम चयन हो जाए। जो आखिरी के बचे हुए जो समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कंटेंट भी रेडी करना है, आपको यहाँ रिवीजन भी करना है। नॉलेज के पेपर आपने कहीं न कहीं प्रीलिम्स क्वालीफाई किया होगा, लेकिन यहाँ पर मेंस में नॉलेज के साथ-साथ उसको रिप्रेजेंट करने का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो बेहतर नहीं है, तो ये मान के चलो कि आप यहाँ पर मेंस में क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से अब जो स्थिति है, वो डू एंड डाई होनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास टारगेट क्या है कि सर 29 जून को हमारा एग्ज़ाम है देखिएगा, है ना? 29 जून को आपका यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम है। आपके पास मार्च, अप्रैल और ये मई और ये जून के जो 29 दिन हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस बीच में होली बाकी सब चीज़ें भी आएँगी, तो कहीं न कहीं 10-5 दिन आपके कहीं न कहीं मन नहीं करेगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपके पास टारगेट क्या है देखिएगा, आपके पास टारगेट है जीएस के पेपर जितने भी यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये भी बेहतर रेडी करने हैं, आपको कोशिश करना है कि अच्छे नंबर गेन कर लें। दूसरा है कि आप यहाँ पर हिंदी को भी इग्नोर ना करें क्योंकि 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर के जो यहाँ पर ऐसे हैं, ये ऐसे एरिये हैं कि सिलेक्शन जो कराते हैं वो 3 की हैं इम्पोर्टेंट। मेरे अनुभव से अगर आप देखेंगे तो एक हिंदी है, एस्से है और जीएस 4 है देखिएगा। इन सब में लगभग सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर नंबर आपके सबके लगभग एक जैसे ही आते हैं, 10-5 नंबर ऊपर-नीचे। लेकिन जो गैप होता है नंबरों का, वो यहाँ देखने को मिलता है हिंदी में और यहाँ पर एस्से में। ऐसी गतिविधि में अगर आप देखेंगे तो पहली चुनौती ये है कि जो जीएस 1 है देखिएगा, आप इसको सब्जेक्ट वाइज़ और स्ट्रक्चर वाइज़ रेडी करिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर जीएस 2 है, इसको भी सब्जेक्ट वाइज़ यानी आपको एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री में भी अलग-अलग खंड हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, एंशिएंट से मिडाइवल के बीच में आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। ऐसे ही आप सोसाइटी में जाएँगे, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, आईआर है, जस्टिस, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी, डस्ट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है। यूपी स्पेशल में भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम में जो पेपर नंबर 5 और 6 हैं, उनमें इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर हिंदी में जाएँगे, तो हिंदी के भी आपके पास यहाँ खंड देखने को मिल रहे हैं। तो पहली चुनौती ये है कि यदि आपने अभी स्ट्रक्चर तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, तो आपने इस बार सिलेबस को पढ़ लिया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है, तो पहली चुनौती ये है कि सिलेबस को निखारिएगा और सिलेबस को कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीट पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट है कि जो कोर एरिया है देखिएगा, जब तक आप यहाँ पर कोर एरिया जहाँ से जैसे आप इकोनॉमी जाएँगे, फूड प्रोसेसिंग है या बाकी जितने भी एरिये हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके अगर कीवर्ड, की नोट्स, लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए अगर आप करंट अफेयर इंटरलिंक करके आपके पास कुछ डाटा नहीं है, कंसाइज़ वे में नोट्स नहीं है, तो आप लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाएँगे, असफल हो जाएँगे। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ कोर एरिया के नोट्स भी आपके डेली बेसिस पर रेडी होने चाहिए एंड आफ्टर दैट करंट इंटरलिंक। मेंस का अगर आप किसी भी सिनेरियो उठा के देखेंगे, अगर आप बात करें साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, गवर्नेंस की बात करेंगे, आईआर की बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, या यहाँ पर बाकी जो यूपी का लेटेस्ट डाटा है, सारा करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पीछे स्टैटिक पार्ट भी जरूरी है। तो करंट अफेयर को बिल्कुल रामबाण तरीके से मतलब रेडी करना है। साथ में अपनी एक डायरी मेंटेन करें जिसमें आप जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, चाहे सोसाइटी की रिपोर्ट्स हैं या फिर किसी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, या कोई इंडेक्सेस है, कोई ऐसी स्कीम्स वगैरह हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम्स वगैरह है, उन सबको यहाँ पर मार्क करिए जिससे कि आप ऐसे लिखने में या किसी जब क्वेश्चन लिखेंगे उसको इंटरलिंक करने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि जब भी प्रश्न को लिखते हैं, अगर उस प्रश्न में हम डाटा को और इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारे प्रश्न के बनने की जो प्रवृत्ति आसान बन जाती है। तो इसीलिए अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो हम आपके लिए मेंस का कंप्लीट प्रोग्राम लेके आए हैं देखिएगा। डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए आप किसी ऑथेंटिक किताब से, टीचर से, इंस्टीट्यूट से आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप आंसर लिख के आपको चेक कराना। उसके बाद उस आंसर में कौन-कौन सी कमियाँ हैं उसको सॉर्ट आउट करना देखिएगा। आपके पास एक ऐसा मेंटर या आपके पास एक ऐसा गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको डायरेक्शन दे सके, जो आपको प्लान सेट कर सके, आपको एक प्रकार से कह सकते हैं पूरा पुशअप कर सके। इट मीन्स मतलब इसके लिए हम आपके पास 3 पैरामीटर दे रहे हैं इस प्रोग्राम में जो 10 मार्क्स से हम इसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बेसिक नीड है नॉलेज, आप इकट्ठा करेंगे, डेफिनेटली ये पढ़ेंगे। उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहली कला है। 50% नॉलेज का रोल है, 50% मीन्स में आंसर राइटिंग का रोल है। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको आंसर राइटिंग कंप्लीटली। इस आंसर राइटिंग में कई तरीके की आंसर राइटिंग हम लोग दे रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज। सपोज कर लीजिएगा आपने सोसाइटी के सोसाइटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से कितने बेहतर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज भी आंसर राइटिंग आपको मिल रही है। सब्जेक्ट वाइज के साथ यहाँ टॉपिक वाइज, जैसे आप सोसाइटी को उठाएंगे, सोसाइटी का जो 6 यूनिट है, 7 यूनिट में उनको सिलेबस को डिफाइन कर रखा है। तो लास्ट यूनिट में 3 टॉपिक हैं, सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता है, या यहाँ पर क्षेत्रवाद है।
तो इन टॉपिकों में भी क्षेत्रवाद के टॉपिक से आंसर राइटिंग कराएंगे। इससे क्या होगा कि एक एक टॉपिक आपका निखर जाएगा और आप उस चीज़ को रेडी करते हुए चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, फुल लेंथ टेस्ट भी लिए जाएंगे जो कि आपके 12 टेस्ट हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हर किसी पेपर का दो दो टेस्ट होंगे, जिससे कि आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर देकर चेक कराएंगे और चेक करके आपको क्वेश्चन पेपर जो है रिवर्ट मिल जाएगा। आप उसमें कमियां देख पाएंगे और कमियां देखने के बाद आप उन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। फिर यहाँ पर कंप्लीट मतलब 250 क्वेश्चनों का हमें अभ्यास कराना है। ये अभ्यास करने का मतलब ये रहा कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के बिल्कुल सेम एस टॉपिकों के माध्यम से आप लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए क्वेश्चनों का अभ्यास कर सकें। ये मेंस आंसर राइटिंग इस ही प्रोग्राम में मिल रही है जो 10 मार्च से स्टार्टिंग करें। दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम में सेकंड स्टेप और मिल रहा है। ये इसमें क्या है, तो 18 से लेकर 2023 तक के पेपरों का अवलोकन करना, यानी 50% तैयारी आप मान के चलो वहीं से कर पाओगे। अगर आपने 18 से लेकर 23 तक के प्रश्नों को लेटेस्ट करंट अफेयर से और जोड़ लिया गया, उनकी फ्रेमिंग कर ली गई, उनको एक प्रकार से डिजाइन कर लिया गया, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये फ्रेमिंग हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में आपको दी जाएंगी, जिससे कि आप उसको ओवरव्यू लेकर खुद भी अपने नोट्सों की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर ये है, जहाँ पर क्लास ले पाना पॉसिबल तो नहीं है, कंप्लीट सिलेबस को 3 मंथ में कवर कर पाएँ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे कि आप एक आइडिया ले सकें, उन चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकें। जैसे इथिक्स है, देखिएगा 8 यूनिट है, 8 यूनिट वाइज आपके पास रिकॉर्डिंग वीडियो रहेंगी, तो आप आराम से यूनिट नंबर 1 देखेंगे, उसका आंसर लिख लेंगे, 2 देखेंगे, आंसर लिख लेंगे। तो ये भी आपके सामने यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में हिंदी की वीडियो हो, एसए की वीडियो हो, या इन सब की वीडियो भी अवेलेबल रहेंगी, जिससे कि आप एक एक आइडिया और साथ में कंटेंट भी रेडी हो कर सकें, जो आपके यहाँ कंटेंट भी मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर मेंस प्रोग्राम में। यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया गया है तो 10 मार्च से पहले पहले कर लीजिएगा। इसको मिनिमम कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाएँ, जैसा ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही एंट्री करेंगे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ कोर्स में जाइएगा, जैसे ही आप कोर्स में एंट्री करेंगे तो आपके सामने ये रहा यूपीपीसीएस का मेंस का ओनली 2024 वाले बच्चों के लिए पेपर नंबर 1 से लेकर 6 तक ऐसे हिंदी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, और मेंस की मेंटरशिप के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी इसमें इन्वॉल्व है। ये इसमें डिस्काउंट चल रहा है, इसको जाके ज्वाइन कर लें। अगर आपका सपना है इस बार डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस बार 15,066 बच्चे इन लोगों ने पास किए गए। इस 15,066 में से अगर आप 947 में आना चाहते हैं तो आपके पास टारगेट है कि एक एक चीज़ को बिल्कुल डीपली डिफाइन करना है, डीपली पढ़ना। देखिएगा, अगर हम बात करें, अब देखिए हिंदी है, या यहाँ पर बात करते हैं ऐसे हैं, देखिएगा, तो या अब हम GS1 में बात करेंगे, तो GS1 का आपको पता है कि यहाँ पर GS1 के आपके सामने 15 यूनिट है। देखिएगा, इस 15 यूनिट को 3 भागों में कन्वर्ट कर रखा है। 1 से लेकर 5 तक जो हिस्ट्री का पार्ट है, 6 से लेकर 9 तक जो है आपके पास सोसाइटी का पार्ट है, और 10 से लेकर 15 तक आपके पास ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि एक एरिया है, जैसे मान लीजिएगा GS1 में आपके पास क्या है, हर किसी पेपर में 20 क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपको 8 मार्क्स में लिखने हैं, कुछ 12 मार्क्स में। 8 मार्क्स मतलब 125 वर्ड, और 12 मार्क्स मतलब 200 वर्ड। देखिएगा, ऐसी गतिविधि में आप समझ सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, सोसाइटी। तो सोसाइटी का सिलेबस देखो ये है, जैसे भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर की क्या है इंडियन की। दूसरा है भारतीय महिलाएं एवं महिला संगठन, यानी इंडियन वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, उनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। समाज का स्ट्रक्चर क्या है, और LPG जो हमारे पास जो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण हुआ था, उसके क्या क्या प्रभाव हमारे समाज पे देखने को मिले हैं। किसान वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा है, किसी कहना गतिविधि पर क्या क्या प्रभाव पड़े, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। गरीबी और उससे होने वाले कितने विकासपथ मुद्दे देखने पड़ेंगे। जनसंख्या, इनकी समस्याएं कौन कौन सी हैं, सांप्रदायिकता, कम्युनिज्म, क्षेत्रवाद, रिज्म और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म क्या होता है, इनकी पूरी डेफिनेशन। ये एक सिलेबस है। अब आपके पास ड्यूटी क्या, देखो, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने GS1 को उठा लिया। GS1 में भी 3 खंड बांट दिए गए। पहला सोसाइटी ले लिया, मान लेते हैं सोसाइटी में ये सिलेबस है, तो आपकी चुनौती क्या है। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के नोट्स रेडी होने चाहिए। नोट्स इन द सेंस कंसेप्ट रेडी होना चाहिए दिमाग में, और कुछ चीज़ें आपके पास फॉर्मेटिंग करके नोट्स होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सिलेबस को कवर भी कर पाएंगे, चीज़ों को मैनेज भी कर पाएंगे। कहाँ से कवर करना है, अगर आपके पास NCERT क्लास नंबर 12 के NCERT देखेंगे तो वहाँ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की किताब है। उस समाज की किताब की NCERT का चैप्टर नंबर 4-5 के अराउंड होगा। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको देखने में आ जाएगा कि ये टॉपिक वहाँ से डायरेक्टली कवर हो रहा है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में आप क्या करिएगा, राम आहूजा किताब या विजन IAS के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। इससे अच्छी सोसाइटी आप आराम से रेडी कर पाएंगे। इससे क्या हुआ, आपने दोनों पॉइंटों से स्टैटिक पार्ट रेडी कर लिया। इसके साथ साथ तुम कहाँ जाओगे, अब जो 1 से 1.5 साल की घटनाएं हैं,
जो समाज को लेकर लगातार संस्कृति को लेकर देखने को मिल रही हैं। समाज चेंज हो रहा है इस समय, मॉडर्न कल्चर में हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, देखिएगा ट्रेडिशनल कल्चर से मॉडर्न कल्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसी गतिविधि में जितनी भी इंसिडेंट हुए हैं, उन इंसिडेंट को आप यहाँ क्या करिएगा, इसके साथ लिंक कर लीजिएगा। तो ऐसा करने से आपके यहाँ 1 से 2 3 4 पेज में नोट्स रेडी हो गए, आपने टॉपिक कवर कर लिया। ऐसे ही महिलाओं के प्रति, ऐसे ही भारत समाज के प्रति, सांप्रदायिकता के प्रति, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं 15 20 25 30 पेजों के आपके GS3 GS1 के सोसाइटी के नोट्स रेडी होने चाहिए। इन नोट्सों को तुम्हें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले आप लोग 18 से लेकर 23 तक के जितने भी सोसाइटी के क्वेश्चन हुए हैं, उनको एक तरफ उठा लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ये प्रिंट आउट निकाले हुए मिल भी जाएंगे। ऐसी गतिविधि में मान लो आपने टॉपिक उठा लिया सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता होती क्या है, कैसे फैलती है, किस कौन कौन से कारण हैं इसके फैलने के, क्या परिणाम निकल के आते हैं, कैसे प्रयास किए जा चुके हैं इनको कम करने के लिए, आगे फ्यूचर में हमें कौन कौन से प्रयास और करने चाहिए, ये पूरा डाटा रेडी है आपका 1 से 2 3 पेज में। तो क्या करें, सांप्रदायिकता के 18 से लेकर 23 तक अगर 10 क्वेश्चन भी आए, 2 क्वेश्चन भी आए, 3 क्वेश्चन भी आए, उन क्वेश्चनों की फ्रेमिंग कर लीजिएगा, उन क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास कर लीजिएगा। और उन क्वेश्चनों को लिखने के प्रयास के लिए आप लेटेस्ट करंट अफेयर डाटा के साथ जोड़ने का प्रयास करें। कोई ऐसी रिपोर्ट्स है, कोई इंडेक्सेस है, कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है जिनको लेकर सांप्रदायिकता कम करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसा कोई समाज की कोई ऐसी कोटेशन है, कोई ऐसा थॉट्स वगैरह, उसको इंटरलिंक कर लीजिएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और यहाँ पर टॉपिक वाइज चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और इतना करते हैं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर GS1 में जाएंगे 200 नंबर में से ये लगभग 60-70 नंबर के आसपास ये आता है, 60-70 के आसपास ये आएगा, 60-70 के आसपास आएगा। तो आप यहाँ पर टारगेट क्या है, हिस्ट्री में आप सोचो, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी है, आर्ट एंड कल्चर है, एंशिएंट से मॉडर्न तक, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर है। उसके साथ साथ में इतना सोसाइटी से इतना कुछ करने से आप आराम से 40-45 क्वेश्चन नंबर आराम से प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको अब इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर गाइडेंस के लिए प्रॉपर वे में मैनेज जितनी भी चीज़ें हैं आंसर राइटिंग करने के लिए, ऐसी इसी प्रकार से आपको एसए को फॉलो करना है, इसी प्रकार से आपको एथिक्स को फॉलो करना है। एवरी जितनी भी सब्जेक्ट है उनको इस प्रकार से मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है। और ये जब करोगे तो तब आपके पास निकल के आएगा। जैसे अगर आप एथिक्स की बात कर लेना, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, सारे एक सिलेबस को जरूर कंपाइल कर लीजिएगा, 4 रजिस्टर मेंटेन कर लो, जिससे कि आपकी कहानी पूरी बनती हुई चली जाएगी। जैसे GS4 पेपर ये रहा आपका, देखो ये GS4 पेपर है, ये आपके पास 8 यूनिट है, इसमें 200 नंबर के आएंगे। अब 200 नंबर के आएंगे तो आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास ये पॉइंट है, नीति शास्त्र के जितने भी मानवीय क्रियाकलापों में क्या सार तत्व होते हैं, क्या इसके आयाम होते हैं, क्या संबंध होता है, ये एक टॉपिक। इस टॉपिक को कंसेप्ट रेडी करो, रेडी करने के बाद जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कंपाइल कर लो, लेटेस्ट की घटनाओं को जोड़ने का प्रयास कर लो, हो गया कंप्लीटली। तो आपने क्या किया, यूनिट वाइज नंबर 2 उठाओ, एप्टीट्यूड क्या होता है, सिविल सेवा की कौन कौन सी अभिरुचि होती है, संविधात्मक वृद्धि क्या होती है। तो 8 के 8 टॉपिक को यूनिट वाइज उठा लीजिएगा। बस एक टॉपिक पढ़ो, PYQ ले लो, एडवांस क्वेश्चन ले लो, करंट अफेयर से जोड़ने का प्रयास कर लो, उसके कंपाइल करके नोट्स बना लो, हो गया काम पूरा, कुछ नहीं करना। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 100 दिन में टारगेट सेट कर लो कि मुझे स्टार्टिंग के इस 2 मंथ में जो बचा हुआ है, 4 महीने का टाइम आपके पास अवेलेबल है लगभग, इस 2 मंथ में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस लेवल पर आप कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मैंने सोसाइटी की स्ट्रेटेजी आपको बताई है, इसी प्रकार डाटा मैनेजमेंट है, इसी प्रकार से एथिक्स है, गवर्नेंस है, IR जस्टिस सिक्योरिटी और पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट पे आपको मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है। प्रयास तो करना पड़ेगा, 8 10 12 घंटे से काम नहीं चलेगा, आप तो अपनी पढ़ाई को 12 13 घंटे से ऊपर करने का प्रयास करिएगा। और ये समय बहुत मूल्यवान है, ये वापस लौट के आए ना आए ये तुमको भी नहीं पता, लगा लीजिएगा। इसलिए इस समय को बहुत अच्छे से रेडी करिएगा, बेहतर डायरेक्शन प्राप्त करिएगा। जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं यूट्यूब के माध्यम से आंसर राइटिंग करने का ज़्यादा प्रयास मत करिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप, मुझे लगता है तैयारी इतनी नहीं हो पाएगी जितना आप प्रॉपर वे में किसी के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप में जो मेंस बच्चे दे रहे हैं इस बार पहली बार या दूसरी बार या मल्टीपल टाइम देख चुके हैं, कहीं ना कहीं कमी रह चुकी है, सुधारने का प्रयास करिएगा। और हमारे साथ जुड़कर किसी भी अन्य गतिविधि के लिए लगता है 24 आवर आप किसी भी समय मैसेज करिएगा 9897, यहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं 9897540795 पर, और मेंस में जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करिएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों देरी किस बात की है, आज ही अपनी जर्नी को रेडी करें और डू एंड डाई कर दीजिएगा। अब लास्ट में आपको यही करना है जो मैंने बताया, और इसको फॉलो करके अपनी जर्नी को रेडी करिए। आज ही ज्वाइन कर लें, जिससे कि 10 मार्च से पहले पहले आप सब चीज़ों को रेडी करके, कंटेंट को रेडी करके उसको प्रॉपर वे में काम करना स्टार्टिंग करें। अन्य किसी दुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।